बरसा की फतह को जो कुछ पिछले एपिसोड में दिखाया गया, इस पर नाजरीन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई तारीख में बरसा बगैर बड़ी जंग के फतह हुआ था? क्या वाकई किले का इनाज रोका गया था? और क्या बाज़ंतीनी हकमरान ने खुद बरसा और हान गाजी के हवाले किया था? तारीख का वाज़ेह जवाब ये है कि बरसा की फतह तलवार से कम और हिकमत से ज़्यादा हासिल की गई। बरसा बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मजबूत और महफूज शहर था। उस्मान गाजी अच्छी तरह जानते थे कि अगर इस किले पर बुराह रास्त हमला किया गया तो हजारों जानें ज़ाये होंगी और नई अभरती हुई रियासत कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए उस्मान गाजी ने बरसा पर फौरी जंग का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उस्मानियों ने आहिस्ता आहिस्ता बरसा के इर्द-गिर्द मौजूद तमाम छोटे किले, रास्ते और सप्लाई लाइन्स अपने कब्जे में लेना शुरू की। ये एक तवील मुहासरा था जो कई सालों पर मुहित रहा। तारीखी हवालों से ये बात साबित है कि बरसा के लिए उनाज, तिजारत और फौजी मदद के रास्ते बंद कर दिए गए थे। यही वजह थी कि शहर अंदर से कमजोर होता चला गया। ये सारा अमल उस्मान गाजी की जिंदगी में शुरू हुआ, लेकिन फैसला कुन मरहला इस वक्त आया जब उस्मान गाजी शदीद बीमार हो चुके थे। उस्मान गाजी ने अपने बेटे ओरहान गाजी को वाज़ेह हदायत दी कि बरसा को तलवार से नहीं, सब्र और हिकमत से फतह करना। उस्मान गाजी की वफात के बाद ओरहान गाजी ने उसी पॉलिसी को जारी रखा। उसने ना जल्दबाजी की, ना मुहासरा तोड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाज़ंतीनी शहंशाह ने खुद बरसा हवाले किया? तारीख बताती है कि बरसा के मकामी बाज़ंतीनी गवर्नर ने अमन मुआहदे के तहत शहर हवाले किया। इस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत अंदरूनी बगावतों, माली बहरान और मुसलसल जंगों की वजह से शदीद कमज़ोर हो चुकी थी। गवर्नर के पास दो ही रास्ते थे, या शहर को भाग और तबाही की तरफ ले जाए या बगैर खून बहाए माहदा कर ले। चनांचा एक माहदा हुआ जिसके तहत शहर बगैर कत्ले आम के हवाले किया गया। शहरियों की जान और माल महफूज रही। ओरहान गाजी ने इंतज़ाम संभाला और बरसा उस्मानी रियासत का पहला बाकायदा दाराल हुकूमत बना। यही वो लम्हा था जहां एक कबीला रियासत में बदल गया। बरसा में पहला उस्मानी सिक्का जारी हुआ, मुनज़्ज़म फौज की बुनियाद पड़ी, इदालती निज़ाम कायम हुआ और उस्मानी रियासत एक सल्तनत की शक्ल में सामने आई। इसीलिए मौरखीन कहते हैं, उस्मान ने बुनियाद रखी, ओरहान ने सल्तनत खड़ी की। आने वाले मराहिल में उस्मान गाजी की वफात के असरात, ओरहान गाजी का मुकम्मल इक़्तिदार, इज़्ज़नक और अज़मियत की फतूहात और यूरोप की तरफ उस्मानी पेशकदमी तारीख का हिस्सा बनती हैं। बरसा की फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये एक नए अहद का आगाज था। बरसा के हवाले होने के बाद असल सवाल ये नहीं था कि शहर फतह हो गया। असल सवाल ये था कि अब उस फतह को कैसे संभाला जाए। ओरहान गाजी जानते थे कि तलवार से शहर लेना आसान होता है, लेकिन शहर को अपना बनाना असल इम्तिहान होता है। उसीलिए बरसा में दाखिल होते ही ओरहान गाजी ने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि किसी आम शहरी को नुकसान न पहुंचाया जाए। न लौट मार, न जबरदस्ती, न मजहबी मकामात की बेहरमती। ये वो तर्ज हकमरानी था जो इस खते के लोगों के लिए नया था। बरसा के ईसाई बाशिंदे ये देखकर हैरान थे कि जिन लोगों से वो बरसों से डरते रहे, वही अब उनकी जान और माल के मुहाफिज बन गए हैं। तारीख बताती है कि ओरहान गाजी ने बरसा में बाज़ंतीनी मुंतजमीन में से कई को उनके अहदों पर बरकरार रखा ताकि निज़ाम अचानक न टूटे। ये फैसला जज्बाती नहीं था, ये खालिस सियासी हिकमत थी। बरसा अब सिर्फ एक फतह शुदा शहर नहीं था, ये उस्मानी रियासत का मरकज बनने जा रहा था। यहीं पहली बार रियासती नज्म और नस्क बाकायदा शक्ल में आया। मुहासिल का निज़ाम मुरतब हुआ, अदालती फैसले काजियों के जरिए होने लगे और फौज को तनख्वाहों पर मुनज़्ज़म किया गया। यही वो मरहला था जहां उस्मानी फौज एक कबायली लश्कर से निकलकर बाकायदा रियासती फौज बनी। तारीख में ये भी मिलता है कि बरसा में पहली बार उस्मानी सिक्के ढलवाए गए। ये ऐलान था कि अब ये रियासत सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि कानून और निज़ाम पर खड़ी है। इसी दौरान उस्मान गाजी की वफात की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। उस्मान गाजी की मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, ये एक दौर का अख्तिताम था। ओरहान गाजी ने अपने वालिद को बरसा के करीब दफन करवाया, जैसा कि उस्मान गाजी की वसीयत थी, ताकि आने वाली नस्लें ये याद रखें कि इस सल्तनत की बुनियाद कहाँ रखी गई थी। उस्मान गाजी के बाद ओरहान गाजी ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत की बागडोर संभाली, लेकिन यह इक़्तिदार आराम से नहीं मिला। बाज़ंतीनी किले अब भी इर्द-गिर्द मौजूद थे और बहुत से तर्क कबाइल अभी तक मुकम्मल तौर पर
उस्मानी इक़्तिदार को कबूल नहीं कर रहे थे। ओराहान गाजी के सामने अब जंग सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी थी। ये वो मरहला था जहां क़ियादत का असल इम्तिहान शुरू होता है। आने वाले वक्त में ओराहान गाजी को सिर्फ शहर फतह नहीं करने थे, बल्कि लोगों के दिल भी जीतने थे। और यही वो रास्ता था जो आगे चलकर उस्मानी सल्तनत को एक इलाकाई ताकत से आलमी क़ुव्वत में बदलने वाला था। बरसा में रियासती निज़ाम कायम होने के बाद ओराहान गाजी की नज़र अब अगले सबसे अहम हदफ पर थी। ये हदफ कोई आम किला नहीं था, ये अजनक था। उज़नक बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मजहबी, सियासी और फौजी मरकज़ था। ये वो शहर था जहां ईसाई दुनिया के बड़े फैसले हुए थे, और इसी वजह से यह शहर बाज़ंतीनियों के लिए सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक इलामत भी था। ओरहान गाजी जानते थे कि अजनक को फतह किए बगैर बरसा कभी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भी वही पुरानी हिकमत अमली अपनाई गई। बुराह रासत हमला नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता घिराव। अजनक के अर्द-गर्द छोटी छोटी उस्मानी चौकियां कायम की गईं, रास्ते बंद किए गए, रसद रोकी गई और शहर को वक्त के हवाले कर दिया गया। ये मुहासरा महीनों नहीं, बल्कि बरसों पर मुहित रहा। बाज़ंतीनी फौज किले के अंदर मौजूद थी, लेकिन बाहर से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही थी। इसी दौरान बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदर सियासी इंतशार बढ़ चुका था। एक तरफ खाना जंगी, दूसरी तरफ बलकान में बगावतें और तीसरी तरफ माली तबाही। इज़नक तन्हा होता चला गया। ओरहान गाजी ने जानबूझकर कोई बड़ा हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वक्त उनके हक में काम कर रहा है। आखिरकार किले के अंदर हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। अनाज खत्म हो चुका था, फौज कमजोर हो चुकी थी और शहरी बका की जंग लड़ रहे थे। चनांचा 1329 के बाद फैसला कन मरहला आया। बाज़ंतीनियों ने मजीद मुजाहमत को बेफायदा समझा। उज़न का अमन मुआहिदे के तहत ओरहान गाजी के हवाले किया गया। ये फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये ऐलान था कि अब उस्मानी रियासत बाज़ंतीनी दिल में दाखिल हो चुकी है। उज़नक की फतह के बाद उस्मानी असर व रसूख तेजी से फैलने लगा। गर्द व नवाह के किले बगैर बड़ी जंग के खुद ब खुद उताअत कबूल करने लगे। लोग ये देख रहे थे कि जहां उस्मानी जाते हैं, वहां कत्ले आम नहीं, निजाम आता है। यही वजह थी कि उस्मानी पेशकदमी सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि एतमाद के सहारे भी आगे बढ़ रही थी। ओरहान गाजी का अगला मरहला अब रियासत को सरहदों से निकालकर समंदरों की तरफ ले जाना था। ये वो मोड़ था जहां उस्मानी तारीख एक नए दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। अजन्नक की फतह के बाद उस्मानी रियासत अब सिर्फ अंदरूनी अनातोलिया तक महदूद नहीं रही थी। ओरहान गाजी जानते थे कि अगर रियासत को मुस्तकिल ताकत बनाना है, तो समंदरी रास्तों और तिजारती गुजरगाहों पर कंट्रोल जरूरी है। इसी सोच के तहत अब अगला हदफ अजमियत था। उज़मियत बहरा मरमरा के करीब वाक़या एक अहम बंदरगाही शहर था। यह शहर कुस्तंतनिया को अनातोलिया से मिलाने वाले रास्ते पर कलीदी हैसियत रखता था। ओरहान गाजी ने यहाँ भी बराह रासत हमले के बजाय घिराव और दबाव की हिकमत अमली अपनाई। उज़्मीद के अर्द गर्द उस्मानी असर व रसूख बढ़ाया गया। रास्ते बंद हुए, तिजारत रखी और शहर आहिस्ता आहिस्ता तन्हा होता चला गया। बाज़ंतीनी सल्तनत इस वक्त हर मुहाज पर दबाव में थी। कुस्तंतनिया खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार था और उज़्मीयत के लिए कोई बड़ी फौज भेजना मुमकिन नहीं रहा था। आखिरकार उज़्मीयत ने महदूद मुज़ाहमत के बाद इताअत कबूल कर ली। ये फतह उस्मानी तारीख में एक नया बाब थी। अब उस्मानियों को समंदर तक रसाई मिल चुकी थी। ये पहला मौका था कि रियासत खश्की से आगे बढ़कर समंदरी सियासत में दाखिल हुई। इज़्मीयत के बाद ओरहान गाजी ने बंदरगाहों, जहाज साजी और बहरी निगरानी पर तवज्जो देना शुरू की। ये वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर उस्मानी बहरी ताकत खड़ी हुई। इसी दौरान उस्मानी फौज में बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हुईं। कबायली लश्कर अब रियासती फौज में बदल रहा था। सिपाहियों को तनख्वाहें दी जाने लगीं, नज़्म व ज़ब्त कायम हुआ और मुस्तकिल यूंट तश्कील दिए गए। यही वो मरहला था जहां उस्मानी फौज एक मुनज़्ज़म ताकत बनने लगी। उज़्मीद की फतह के बाद बाज़ंतीनी कुस्तंतनिया अब तीन उतराफ से उस्मानी दबाव में आ चुका था। ये दबाव सिर्फ फौजी नहीं था, ये नफसियाती भी था। लोग देख रहे थे कि उस्मानी आहिस्ता आहिस्ता शहंशाही मरकज के गर्द घेरा तंग कर रहे हैं। ओरहान गाजी अब तेजी के बजाय इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये वो मरहला था जहां उस्मानी तारीख यूरोप के दरवाजे के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। इज़्मीयत के बाद उस्मानी रियासत के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था
कि क्या वो सिर्फ अनातोलिया तक महदूद रहे या तारीख का रख बदल दे। ओरहान गाजी जानते थे कि असल फैसला अब खश्की पर नहीं, समंदर के उस पार होना था। बाज़ंतीनी सल्तनत इस वक्त अंदरूनी बगावतों, सियासी इंतशार और माशी बहरान में घिरी हुई थी। कुस्तंतनिया के तख्त पर बैठा शहंशाह अपनी ही सल्तनत के खिलाफ मुखालिफ गरोहों से लड़ रहा था। यही वो मौके था जिसने उस्मानियों के लिए यूरोप का दरवाज़ा खोला। बाज़ंतीनी शहंशाह अपने हरीफों के मुकाबले के लिए उस्मानी मदद लेने पर मजबूर हुआ। ये तारीख का वो लम्हा था जहां एक अभरती हुई रियासत एक कमज़ोर सल्तनत की दाखिली जंग का हिस्सा बनी। ओरहान गाजी ने इस मौका को जज्बात से नहीं, हिकमत से देखा। उस्मानी फौज को पहली बार दारदानिलस उबूर करने की इजाज़त मिली। ये इजाज़त किसी जंग के नतीजे में नहीं, बल्कि एक सियासी मुआहदे के तहत मिली। उस्मानी सिपाह यूरोप की सरजमीन पर उतरी। ये कदम खामोश था, लेकिन उसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। इब्तदा में उस्मानी फौज बाज़ंतीनी शहंशाह के लिए उठादी थी, दुश्मन नहीं। लेकिन जमीन एक बार कदम पड़ जाए तो खाली नहीं रहती। उस्मानियों ने गीली पूली के गर्द अपनी मौजूदगी मजबूत करना शुरू की। चौकियां कायम हुए, रास्तों का जायजा लिया गया और यूरोपीय सियासत को करीब से समझा गया। ये सब कुछ बगैर किसी बड़े ऐलान के हो रहा था। यूरोप इस वक्त उस्मानियों को एक आरजी फौज समझ रहा था, लेकिन तारीख कुछ और लिख चुकी थी। गेली पौली वो पहला दरवाजा था जिसके बाद वापसी का रास्ता नहीं था। ओरहान गाजी ने यह जंगशूर से नहीं, खामोशी से जीती। यही वजह है कि मुर्खीन कहते हैं उस्मानी सल्तनत यूरोप में फतह के नारे के साथ नहीं, बल्कि कदम रखने के साथ दाखिल हुई। ये वो लम्हा था जहां एक कुबैला अब दो बराज़मों की सियासत में शामिल हो चुका था। और यहां से उस्मानी तारीख सिर्फ इलाकाई नहीं रही, बल्कि आलमी समत में बढ़ गई। और खान गाजी की जिंदगी का वो लम्हा जब ताकत और हिकमत के दरमियान तवाजुन कायम करने की जरूरत सबसे ज्यादा थी। काई कबीले के नौजवान सिपह सालार के तौर पर उसने मैदान जंग में अपनी बहादुरी और हिकमत से दुश्मन को मात दी थी। लेकिन अब उसे एक ऐसा फैसला करना था जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे कबीले की तकदीर बदल दे। बाज़ंतीनी सल्तनत अंदरूनी खलफशार और तख्त के दावेदारों की साजिशों में उलझी हुई थी। हर दरबार में खौफ और बेयकीनी का माहौल था। इसी दौरान इस पुरज खातून की शख्सियत अभरती है, एक नहायत ज़हीन, होशियार और पर विकार शहजादी, जिसने अपने खानदान की हफाजत और सियासत में तवाजुन कायम रखने का हुनर जान लिया था। काई कबीले और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा नाजुक रहे और खां गाजी ने समझा कि ताकत या तलवार के जरिए इम्न कायम नहीं किया जा सकता। एक ऐसा रिश्ता जरूरी था जो दो दुनियाओं के दरमियान पल का काम दे। इस पोच खातून जब काई कबीले में दाखिल हुए तो हर नज़र उस पर थी। खामोशी, वक़ार और खुद एतमादी ने सबको हैरान कर दिया। उसने कबीले की ज़बान, रस्म व रवाज और तहजीब को जल्द समझ लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि कबीले के अहम हल्के का हिस्सा बन गई। और खान गाजी के लिए ये शादी आसान न थी। एक तरफ कबीले की तौकात, दूसरी तरफ दुश्मन सल्तनत की शहजादी। लेकिन उसने अपने फैसले में हिकमत और सब्र को तरजीह दी। इस पुरज खातून की मौजूदगी न सिर्फ सियासत में मददगार साबित हुई, बल्कि कबीले में नया हौसला और इत्तेहाद पैदा किया। शादी के बाद पहले दिन ही कबीले के लोगों ने उसकी समझदारी और वक़ार का मुशाहदा किया। वो महज शहजादी नहीं, बल्कि एक रहनुमा के तौर पर सामने आए। उनकी बातें, फैसला साजी और नर्म हिकमत ने कबीले में एहतराम पैदा किया और खां गाजी भी उसकी राय को अहमियत देने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि एक मजबूत सियासी इत्तेहाद का भी जरिया है। कबीले के कुछ सरदार इब्तदाई तौर पर इस रिश्ते पर शक करते थे। वो समझते थे कि दुश्मन की औलाद के साथ शादी खतरनाक हो सकती है। लेकिन और खां गाजी ने न सिर्फ अपने दिल की बात मानी, बल्कि कबीले को भी यकीन दिलाया कि उससे इत्तेहाद, उम्न और मुस्तकबल की मजबूती मुमकिन है। इस पुरज खातून ने अपनी जहानत और तदब्बर से इन शकों को दूर किया और कबीले के दिलों में अपनी जगह बना ली। और खां गाजी ने जब काई कबीले के बुजुर्गों के सामने इस रिश्ते का ऐलान किया, तो पहले लम्हे में दरबार में एक खामोशी छा गई। हर आंख उसकी तरफ थी, हर दम गौर और तशवीश की लहर महसूस की जा सकती थी। कुछ सरदारों ने हल्के सर हिलाए, कुछ ने नजरें नीची कर लीं और कुछ के चेहरे पर खुलते खौफ के आसार साफ नजर आए। इस पुरज खातून ने अपनी जगह पर वक़ार के साथ खड़े होकर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न खौफ था, न घबराहट, बल्कि एतमाद और अंदरूनी कुव्वत झलक रही थी।
और खां गाजी ने सबके सामने कहा, यह रिश्ता सिर्फ दो अफराद का नहीं, बल्कि हमारी कबीले और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान एक पल है। ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि समझौते, हिकमत और एतमाद से भी कायम होती है। पहले तो कुछ सरदारों ने सर हिलाया, लेकिन दिलों में अब भी शक मौजूद था। एक बुजुर्ग सरदार आगे आया और कहा, और खां, ये दरस्त है कि हम दुश्मन की औलाद से ताल्लुक जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा कि यह खतरा हमारे कबीले के लिए किस हद तक संगीन साबित हो सकता है? और खां ने अपने लहजे में यकीन के साथ जवाब दिया, मैंने सोचा है, और यह रिश्ता न सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि ताकत का जरिया होगा। इस पुरज खातून न सिर्फ ज़हीन और होशियार है, बल्कि वो हमारी तहजीब और कबीले की इज्जत को भी समझती हैं। ये इत्तेहाद हमें मजबूत करेगा, दुश्मनी कम करेगा और मुस्तकबल में अमन के दरवाजे खोलेगा। इस पुरज खातून ने आहिस्ता से सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए नर्म मुस्कुराहट चमकी। उसके बाद उसने कहा, मैं उस कबीले में शामिल होकर सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं, बल्कि आप सबके लिए भी वफादारी और समझदारी का वादा करती हूँ। मेरा मकसद उम्न और ताउन कायम करना है, न कि इख्तिलाफ और दुश्मनी पैदा करना। ये बातें सुनकर कबीले के कुछ लोग मुतासिर हुए, कुछ अभी भी महतात रहे। और खान ने जाना कि सिर्फ अल्फाज से कायल करना काफी नहीं, बल्कि वक्त और अमल से उसे साबित करना होगा। इसी दौरान शादी की तकरीबात का मंसूबा शुरू किया गया। तकरीब की तैयारी में हर तरफ हलचल थी। कबीले के लोग खुशी और तजस्सुस के मिले जले जज्बात के साथ काम कर रहे थे। ख्वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और सिपाहियों सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस पुरज खातून भी फाल होकर रंग, कपड़े, ज़ेवरात और कबीले की रवायात को मुदंजर रखते हुए तकरीब को मुकम्मल करने में मसरूफ थीं। हर जुज़ियात में उसकी नफास्त और समझदारी झलक रही थी। शादी के दिन जब सूरज तुलुआ हुआ, काई कबीले के गांव में जश्न का माहौल था। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे, ख्वातीन ने अपने हाथों में खुशबू और फूल रखे थे, और मर्द अपने बेहतरीन लिबास में तैयार थे। दरबार में जगह जगह रंग बरंगी झंडियां लगी थीं, और हर तरफ मौसीकी और ढोल की धनें गूंज रही थीं। इस पुरज खातून को देखकर सबकी नजरें उस पर मरकूज थीं। उसका लिबास न सिर्फ उसकी शहजादी होने का सबूत दे रहा था, बल्कि कबीले की रवायात के साथ मुकम्मल हम आहंगी भी दिखा रहा था। और खां गाजी ने उसे अपने हाथ में लिया और आहिस्ता से कहा, यह रिश्ता हमारा मुश्तरका सफर है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और कबीले की इज्जत और हिफाजत तुम्हारे साथ होगी। इस पुरज खातून ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं भी यही वादा करती हूं कि तुम्हारे साथ हर चीलिंग, हर फैसला और हर खुशी में साथ दूंगी। शादी की तकरीब के दौरान महफिल में कई अहम मुकालमे हुए। बाज सरदारों ने एहतियातन पूछा, अगर दुश्मन फिर से हमला करे तो क्या हम इस रिश्ते की हिफाजत कर सकेंगे? और खान ने जवाब दिया, ये रिश्ता हमें मजबूत बनाएगा। दुश्मन को कमजोर करने के लिए हम मुत्तहिद हैं, और इत्तेहाद में ताकत है। तकरीब के दौरान इस पुरज खातून ने खुद आकर दरबार के लोगों को खाने, मशरूबात और खुशबू के इंतजामात में हिस्सा दिया। उसकी हर हरकत और हर बात कबीले के दिलों में एतमाद पैदा कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो महज एक मेहमान नहीं रही, बल्कि कबीले के एक अहम रुकन की तरह मकबूल हो गई। और खां गाजी ने महसूस किया कि ये शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि एक नई सियासी हिकमत अमली भी है। बाज़ंतीनी सल्तनत के दरबार में भी उसका असर महसूस होना शुरू हो गया। दुश्मन क़ुव्वतें सोचने लगें कि काई कबीले और शहजादी के दरमियान ये इत्तेहाद सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि ताकत का नया मरकज है। शादी के बाद के दिनों में दोनों ने न सिर्फ कबीले के दाखिली मसाइल को हल किया, बल्कि पड़ोसी इलाकों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया। तिजारत बढ़ गई, दुश्मनी की जगह मुफाहमत ने ली, और कबीले में इत्तेहाद पैदा हुआ। और खां गाजी और इस पुरज खातून की शख्सियतें दोनों ही तरफ से एहतराम और अकीदत की अलामत बन गईं। यह रिश्ता साबित कर गया कि मोहब्बत, हिकमत और सियासी समझदारी मिलकर तारीख बदल सकती है। कबीले और सल्तनत के दरमियान एक पल कायम हुआ, जो न सिर्फ मौजूदा नस्ल के लिए, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल बन गया। और खां गाजी और इस पुरज खातून की शराकत, तदब्बर और मोहब्बत ने यह दिखा दिया कि तारीख सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि फैसले, हिकमत और रिश्तों से लिखी जाती है। शादी के बाद काई कबीले में एक नया दौर शुरू हुआ, और खां गाजी ने महसूस किया कि इस रिश्ते की असल ताकत उसकी हिकमत और अमल में छिपी है। इस पुरज खातून न सिर्फ एक ज़ौजा थीं, बल्कि एक मुशीर और हिकमत की रहनुमा भी बन गई थीं।
वो रोज़ाना दरबार में कबीले के अहम मामलात पर मुशावरत करती, मसाइल की तशखीस और हल पेश करती और हर फैसले को कबीले के बेहतर मुस्तकबल के लिए डिज़ाइन करती। पहले कुछ सरदार अभी भी महतात थे। एक दिन बुजुर्ग सरदार ने और खां गाजी से कहा, हमें खौफ है कि दुश्मन दोबारा हमला करे और ये रिश्ता हमारे लिए नुकसान का बायस बने। और खां ने संजीदगी से जवाब दिया, ये रिश्ता हमें कमज़ोर नहीं बनाएगा, बल्कि मजबूत करेगा। इस पुरज खातून की मौजूदगी हमें दुश्मन के लिए गैर मुतवक्का बनाती है। दुश्मन हमें उस इत्तेहाद के बावजूद तकसीम नहीं कर सकेगा। इस पुरज खातून ने भी बोली, मैंने दुश्मन की साजिशों और दरबार के हालात का जायजा लिया है। हम मोहतात हिकमत से इन खतरात को कम कर सकते हैं। इत्तेहाद, ताउन और समझौता सबसे बड़ी ताकत है। चंद हफ्तों में ही उसरात नजर आने लगे। पड़ोसी कबाइल जो पहले काई कबीले के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वो अब महतात हो गए। बाज ने ताल्लुकात बेहतर करने की पेशकश की और तिजारती रास्ते खुलने लगे। दुश्मन सल्तनत के कुछ हकमरान भी समझ गए कि यह रिश्ता सिर्फ जाती नहीं, बल्कि सियासी और इक्तिसादी तौर पर फायदा मंद है। कबीले में नौजवान लड़कों और लड़कियों ने भी उस रिश्ते को देखकर सीखा कि ताकत सिर्फ फौजी कुव्वत से नहीं, बल्कि हिकमत और समझदारी से भी कायम की जाती है। और खां गाजी और इस पुरज खातून की शराकत ने उन्हें एक मिसाल फराहिम की कि मुश्किल हालात में भी एतमाद और इत्तेहाद से कामयाबी मुमकिन है। इस पुरज खातून ने कबीले की खवातीन को तालीम, फ़नून और हिकमत में शामिल किया। इससे न सिर्फ खवातीन के हौसले बढ़े, बल्कि कबीले की मजमूई ज़हानत और हिकमत में इजाफा हुआ। और खान गाजी ने यह महसूस किया कि एक मजबूत कबीला वो है जो अपने हर रकन को मौका और वक़ार दे। शादी के कुछ महीनों बाद दुश्मन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस मर्तबा काई कबीले के अंदर इत्तेहाद और हिकमत की वजह से वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। और खां गाजी की फौज स्पार्ज खातून की मशावरत और कबीले की मुतहद क़ियादत के साथ दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हो गई। ये वाक़या कबीले में एक तारीखी सबक बन गया। सबने देखा कि सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि समझदारी, इत्तेहाद और फैसला साजी से भी फतह मुमकिन है। और खां गाजी और इस पुरज खातून की शराकत ने यह साबित किया कि ताकत, मोहब्बत और हिकमत मिलकर तारीख बदल सकती है। साल गुजरते गए और ये रिश्ता मजीद मजबूत हुआ। कबीले के सरदार, नौजवान और खवातीन सब ने उसका एहतराम किया। इस पुरज खातून की मौजूदगी कबीले में एक मुसब्बत तवानाई का सबब बनी और दुश्मन भी जान गया कि काई कबीला अब सिर्फ ताकतूर नहीं, बल्कि ज़हीन और मुतहद भी है। ये दौर ये साबित करता है कि तारीख सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि हर फैसले, हर रिश्ते और हर इत्तेहाद में लिखी जाती है। और खां गाजी और इस पुरज खातून का रिश्ता एक जिंदा मिसाल है कि हिकमत, मोहब्बत और इत्तेहाद से बड़े बड़े चैलेंज भी कामयाबी में बदल सकते हैं।